प्लीज आप अपना पहला अटेम्प्ट मत दो। मेरे लिए लाइक स्टूडेंट का इंटरेस्ट सर्वोपरि है ना। मेंस के अंदर मोर देन 50%, इनफैक्ट 60% जो मार्क्स आते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट से आ रहे हैं जो कि प्री में होते ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इस एग्जाम में वो है लिखो लिखो लिखो। आप कोचिंग जा रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन हो रही है, क्लास के नोट्स बन रहे हैं, तो सोशल रिकग्निशन की वजह से क्या है कि पेरेंट्स का वजह से तू प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर, तू प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर। सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई स्टडी है ही। इन मेंस अगर आप लिस्ट देखते हो तो एक एक मार्क्स के ऊपर आपका 20 40 40, फिर बाद में तो 100 कहते हैं, मतलब इस तरीके से आपकी शिफ्ट होती हैं रैंक्स। टुकड़ों में पढ़ते हो आप, कभी 15 दिन 1 महीना टुकड़ों में पढ़ लिए मेंस ओनली सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। एटलीस्ट 75% मेंस रेडी बाय डिसम्बर। तो बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि 2028 के लिए, जैसे काफी सारे बच्चे, आप में सब लोग 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई 2027 का भी, एनीवन फ्रॉम 2028? तो खैर, मतलब irrespective of whichever year that you are preparing for, right, you will be able to get some sense of structured preparation. ठीक है, and obviously whatever I am going to say, one size does not fit everyone. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, बिकॉज यहाँ पे एक एजम्पशन है। देखो, हर स्टूडेंट ना अलग स्टूडेंट होता है। आपके लिए हो सकता है पॉलिटी इजी सब्जेक्ट हो, है ना, यू विल रिक्वायर लेस टाइम टू रिवाइज पॉलिटी। मे बी फॉर यू ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट, राइट, तो यू विल रिक्वायर लेस टाइम, बट यू विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर पॉलिटी, है ना। तो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, यूनिक, राइट, सो दिस थिंग हैज टू बी kept in mind. So what I am going to say here, it's not like very orthodox kind of an approach कि ऐसे ही करना है, बट एक सैंपल है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हमारा 2028 बैच है सारथी है इसका, या फिर मे बी यू आर प्रिपेयरिंग थ्रू एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। लेट्स से यू हैव जॉइंड नॉट सारथी, यू हैव जॉइंड सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट्स आल्सो फाइन, राइट। बट बिकॉज आई एम वर्किंग विद सारथी राइट नाउ, सो देयरफॉर सारथी का जैसा प्लान है उसके हिसाब से ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो 2028 बैच है, तो आपके पास क्या है, 2 ईयर जर्नी। मैं हमेशा, आप में से शायद से कुछ स्टूडेंट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, मैं लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था अपने सारे के सारे स्टूडेंट से, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, कि प्लीज आप अपना, पहले उनका मैं स्टेटस पूछता था, व्हाट इज स्टेटस ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड लिटरली मैं हाथ जोड़ के उनको बोलता था कि प्लीज आप अपना पहला अटेम्प्ट मत दो, राइट। नाउ ये काफी काउंटर इंट्यूटिव टाइप की चीज है, मतलब इट्स आई डोंट नो, ठीक है, कि वेदर इट हर्ट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, बिकॉज शायद से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो ज्यादा अच्छा ही होता होगा दैट यू गिव 2020, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट यू ज्वाइन एक्स प्रोग्राम, वाई प्रोग्राम, एस एक्स मैराथन, वाई मैराथन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेरे लिए लाइक स्टूडेंट का इंटरेस्ट सर्वोपरि है ना। और जो गलतियां मैंने सीखी उसके हिसाब से बेसिकली मैंने जो है, और जो मेरे सीनियर्स ने एक आध ने बताया था, तो अकॉर्डिंगली ये जो चीज है ना कि बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, ये जिस दिन से गए थे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 2013 में मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, ठीक है, बिफोर माय सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद खैर सिलेक्शन हो गया, तो बट पहले दिन से मैं ये कहता हूँ कि वी शुड बी एटलीस्ट 75% मेंस रेडी बाय दिसंबर। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कितने सारे लोगों की लाइफ मैंने तबाह होते हुए देखी है, मेरे बैचमेट्स की। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि मैं आईआईटी से हूँ तो मेरे लिए बड़ा इजी रहा होगा, नहीं, बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज बिल्कुल अलग होता है और आईआईटी वाले सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। मेरे बैचमेट्स हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, उनका नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस एग्जाम के अंदर कि इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी तो आपका हो ही जाएगा, और इफ यू हैव ऑलवेज बीन अ फ्रंट बेंचर तो आपका हमेशा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो एक पैटर्न जो निकल के आया है, वो पैटर्न बेसिकली ये था कि जब हम मेंस के लिए दिसंबर तक रेडी होते नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद आप ह्यूमन साइकोलॉजी देखो, है ना। अगर मैं आपको जनवरी के अंदर बोलूंगा कि आपका मई के अंदर एग्जाम है, दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एथिक्स, विल यू प्रिपेयर एथिक्स इन जनवरी, विल यू प्रिपेयर एथिक्स इन फेब्रवरी? बिकॉज हम अब आज क्या पढ़ेंगे, दैट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय हमारा नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है। अगर मैं 4 दिन बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम फिक्स कर दूं, तो क्या आप आज अपना ऑप्शनल पढ़ोगे? यू विल नॉट स्टडी इट। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मई तक हम कभी भी मेंस ओनली सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते नहीं। ये कोचिंग इंडस्ट्री या इन जनरल कोचिंग इंडस्ट्री इज नॉट टू ब्लेम फॉर दैट। हमारा जो घर परिवार है, सबको ये है, सबको क्या है ना कि सोशल एक रिकग्निशन चाहिए, है ना। तो सोशल रिकग्निशन की वजह से क्या है कि पेरेंट्स का वजह से तू प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर, तू प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर।
है ना? कोई दोस्त अगर पूछता है कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि एम आई एबल टू से दैट आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स? मेरा मेंस रहता है। अगर मैं ऐसा बोल पाऊँ ना तो मेरी इज़्ज़त थोड़ी बची रहेगी, है ना? है ना? अभी एक नई फ्रेंड मिली है ना? वो पूछ रही है तुमसे, है ना? कि क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो आज तक प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। है ना? यार प्री क्वालिफाई हो जाए यार हमारा, है ना? प्री क्वालिफ है ना ऐसा? तो प्री बट अगर आप सिलेबस देखते हैं, मेंस के अंदर मोर देन 50% इनफैक्ट 60% जो मार्क्स आते हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट से आ रहे हैं जो कि प्री में होते ही नहीं है। 250 मार्क्स आपका 500 ऑप्शनल हो गया, फिर आपका 250 कहते हैं एथिक्स हो गया, फिर आप उसके अंदर एसए जोड़ दीजिए, फिर जीएस 1, 2, 3 के अंदर भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस ओनली सब्जेक्ट्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं मेंस ओनली सब्जेक्ट्स। तो आप एक मेरे को ये बात बताओ कि जिस बंदे ने राइट अ पर्सन हु हैज स्टार्टेड हिज और हर प्रिपरेशन राइट 1.5 years बैक and that student has always focused only on prelims subjects, will that student be able to prepare more than 60% of the syllabus of the mains in time period of 2 months 3 months which is available between prelims and mains? He has qualified prelims. तभी मैं लिटरली स्टूडेंट्स को बोलता था, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता था और मैं ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, मतलब मैं बिलीव करता हूँ। कोई स्टूडेंट बोला कि मेरा प्रीलिम्स सर नहीं हुआ, मैंने कहा मेंस की क्या प्रिपरेशन थी? कह रहे सर उतनी प्रिपे मैंने कहा यू आर लकी। दो स्टूडेंट्स आर वेरी अनलकी स्टूडेंट्स इन माय ओपिनियन, ठीक है? मैं खुद भी अगर हूँ, जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया है, बट मेंस की प्रेप है ही नहीं। वो 60% पार्ट कभी कवर ही नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं उस साइकिल में फँस गया। ये 3 महीने के अंदर मैं कोई भी चीज़ शांति से नहीं करूँगा। है ना? इधर से कोई मेंस एडवांस बैच एमएमपी लॉन्च हो जाएगा, है ना? उसमें क्या कहते हैं मतलब है ना, क्योंकि मैं अभी 1-2 महीने में ही कर रहा हूँ और मेरी ज़ीरो प्रिपरेशन है पहले, तो कहीं न कहीं मैं रेस में रहूँगा। फिर कोई मेरे को बोलेगा ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए, ठीक है? मैं उधर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ में जाऊँगा, ठीक है? इधर एसए की टेस्ट सीरीज़ में जाऊँगा, इधर में जाऊँगा, है ना? फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं कभी, है ना? उनको ज़ीरो से पढ़ना। अरे भई अब वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी कहते हैं अगर 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है तो उसकी पूरी बुक है, तो वो प्रॉपर सब्जेक्ट इट इज़ एज़ अ सब्जेक्ट, तो वो एट पार है ना, या तो किसी की सेटिंग हो, है ना? मुझे बता दे यूपीएससी की कौन-सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मैं 1 दिन में तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा करा दूँगा। पढ़ना तो उसके लिए उतना पड़ेगा ना। एंड यूपीएससी के एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन इतना है, एक और साइकोलॉजी देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल फोकस ऑन दोज़ सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कम, राइट? बट इन मेन्स अगर आप लिस्ट देखते हो, तो एक-एक मार्क्स के ऊपर आपका 20-20, 40-40 फिर बाद में तो 100-100 कहते हैं, मतलब इस तरीके से आपकी शिफ्ट्स होती हैं रैंक्स, राइट? तो बेसिकली जिन सब लोगों ने आपके जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करे हैं, राइट? वो तो अब आ गए वहाँ पे, बट दे आर मोर देन 1000, मे बी दे आर 5000 स्टूडेंट्स। अब उसके बाद उस 1000 में घुसने के लिए द डिटरमाइनिंग फैक्टर आर दीज़ सब्जेक्ट, जिससे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। है ना? कि कोई अटेम्प्ट कर पा रहा है उसको, तो कम से कम लिस्ट के अंदर फिर घुस पा रहा है और उसी से फिर रैंक डिसाइड हो रही है। बड़ी अजीब-सी विडंबना है ये यूपीएससी की। सर क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? भाई अल्टीमेटली पढ़ना सब कुछ पड़ता है, बाकी सब बेवकूफ बनाने की दुकान है। समझ रहे हो ना? आपके कहते हैं जो जिन सब्जेक्ट से आपके कम क्वेश्चन्स आते हैं मेंस के अंदर, अगर आपने वो प्रिपेयर ही नहीं करे हैं, है ना? तब भी आप फिर लिस्ट में आओगे भी तो बिल्कुल लास्ट में ही आओगे, मतलब या फिर नहीं आओगे यार। प्रॉब्लम है ना? तो सर फिर सब अल्टीमेटली पढ़ना है सब। सर क्या फिर करें कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री फिर उतनी डिटेल में पढ़ें क्या, पूरा बाकी सब चीजें उतनी तो ठीक है, उस केस में फिर कोचिंग थोड़ी हेल्प करता है कि भाई किसी तरीके से उस इतने कंटेंट को इतना कर दो, कुछ तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हिंट्स ले लो, बट एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना सबको है। अब वो 3 महीने में आप भागा दौड़ी आप करोगे, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, कितना हो गया आपका अगस्त सितंबर के आसपास में मेंस हो रहा है, ठीक है? रिजल्ट इमीडिएटली तो आएगा नहीं, इतने थके हुए हो आप, है ना? पिछले 1.5 साल से आप कह रहे हो यू आर वर्किंग हार्ड, राइट? तो थोड़ा सा मेंस का एग्जाम होने के बाद हाफ अ मंथ यू विल टेक अ ब्रेक, है ना? यू विल मीट योर रिलेटिव्स, यू विल मीट योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मतलब चिल मारोगे हल्का होते हैं, है ना? उसके बाद उसी उसमें लगा रहोगे आप, है ना? कि यार कितने मार्क्स आएंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना? ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया, है ना? अब यार एंड फिर रिजल्ट क्या आएगा? जिस स्टूडेंट ने 60% ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, है ना? एंड रिजल्ट किस टाइम पे डिक्लेयर करता है यूपीएससी? अराउंड अराउंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास में उसका मेंस का कि इंटरव्यू कॉल किसके पास आएगी। और फिर हम कौन से महीने में खड़े हैं? अब दुख होगा, दुख होएगा तो 1 हफ्ते तो रोएगा ना, हैं? हैं? उस रात में सारी रात पिया पानी, हैं? हैं? तो 1 हफ
है ना? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता तो दुःख होगा, इतनी मेहनत करी, किसी को भी दुःख होगा। होगा कि नहीं होगा? और फिर कैलेंडर खोला, कैलेंडर में कौन-सा मंथ चल रहा है? आ गया जनवरी। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि यार अब तो तू शांति से कहते ऑप्शनल के अपने नोट्स बना ले। जो तूने सोचा था कि एक ऑप्शनल की किताब मैं खुद से पढ़ूँगा, वो पढ़ ले। शांति चाहिए ना उसके लिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए कि आपके अंदर एंग्ज़ायटी नहीं है, आप वो पेज मतलब थोड़ा शांति से पढ़ रहे हो। मतलब मेहनत कर रहे हो बट हल्का-सा शांति से पढ़ रहे हो। अब दोबारा वो टाइम आ गया, है ना? अब उसके बाद फिर 2026 टाइप प्रीलिम्स आ जाएगा, जिसका ना सर ना पैर, है ना? तो आपका आपके सामने फिर ऐसी सोशल मीडिया से न्यूज़ आएगी, आई हैड क्वालिफाइड बट आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स। I'm an IRS officer, IPS officer, but I could not qualify prelims. I had faced interview, but I could not qualify prelims. तो तुम फॉर ग्रांटेड लेना भी चाहोगे कि चलो यार ठीक है मैं जनवरी फरवरी में मेंस ओनली सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लेता हूं, तो ये चीजें जो है तुमको शांति में नहीं रहने देंगी, है ना? हो सकता है आपका सीजैट जो है वो उतना स्ट्रांग ना हो, पर लास्ट टाइम क्वालिफाई हो गया था। अब की बार का सीजैट पेपर देख के आपको लगे, भाई ये क्या है अब? और अभी तो जनवरी आ गया, छोड़ो यार, एथिक्स को छोड़ो, एसए को छोड़ो, मेंस ओनली सब्जेक्ट्स को छोड़ो, ठीक है? इस पे लेट अस फोकस ऑन दिस थिंग, है ना? फिर वापस से आप उस साइकिल देखा, ये एक्चुअली एग्जाम साल के अंदर 3 एग्जाम क्योंकि होते हैं ना, तो अगर आप कभी भी आप शांति से पढ़ ही नहीं पा रहे हो, टुकड़ों में पढ़ते हो आप। कभी 15 दिन, 1 महीना टुकड़ों में पढ़ लिए मेंस ओनली सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, ठीक है? इसकी वजह से इस साइकिल में हम ना फँसें, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल बहुत ज़्यादा कहते हैं उसमें हम डिले करें। तो इसलिए एटलीस्ट मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता था लिटरली हाथ जोड़ के कि भाई तुम प्लीज़ ये वाला अटेम्प्ट मत दो। स्टूडेंट को बड़ा बुरा लगता था। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलते थे एक्सपीरियंस के लिए दे ले, ठीक है? अब ये वाली जो बात है इसमें मुझे तो बहुत सच लगता है जो मैंने बोली, क्योंकि ये लिव्ड चीज़ है मेरे लिए, है ना? तो इसलिए मैं, और लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो 18/4/22, 22 और 2 24, 24 साल की उम्र में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है? और जब मेरी एंट्री हुई थी मैं 27 के आस-पास का था, ठीक है? और मैं एवरेज ऐज का ही था। जो पूरे बैच की एवरेज ऐज थी, मेरी भी ऐज वही थी। तो अगर आप अभी 22 साल के हो, 21 साल के हो, है ना? और तो लॉन्ग टर्म में लाइफ में 1 साल उस तरीके से वो मैटर नहीं करता जिस तरीके से हम, पता है ना, मेरे बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। अरे साल बर्बाद हो जाएगा, हद हो गई। पहली बात तो बर्बाद नहीं हो रहा। ठीक है? और वो साल 1 साल ही है। लॉन्ग टर्म में वो जो साल होता है ना, उसकी वैल्यू आप कहते हो कि यार ये मेरा नुकसान है और ये 1 साल है, और ये मेरा फ़ायदा और ये 1 साल है। आप कहोगे भाई ठीक है, 1 साल चीज़ें डिले हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिटरली स्टूडेंट को ये मापदंड क्या है? मापदंड ये है कि यार कम से कम ऑप्शनल प्रिपेयर कर लो। अगर तुम्हारा ऑप्शनल, कम से कम उसका पेपर 1 प्रिपेयर कर लो। अगर तुम्हारा ऑप्शनल पेपर 1 और एथिक्स, ये चीज़ें अगर आपकी प्रिपेयर्ड नहीं है ना? बिफोर दिसंबर, चलो जनवरी तक खींच लो, ठीक है? देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग प्रीलिम्स ऑफ दैट ईयर। तो इसकी वजह से कहते हैं जो 2 साल वाला जो बैच है, मैं पर्सनली बड़ा खुश था, सच्ची बता रहा हूँ। पर्सनली बड़ा खुश था कि चलो ये 2028 टाइप का इस टाइप का बैच लेके आ रहे हैं। क्योंकि इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो उनके पास चलो टाइम है, पीस ऑफ माइंड है। तो जो 2028 के लिए अभी भी जिसने आप में से अगर किसी ने भी, कुछ तो स्टूडेंट्स पुराने हैं यहाँ पे, बट किसी ने भी अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तुम 2027 का कहीं पे भी बैच जॉइन कर चुके हो, सारथी में जॉइन कर चुके हो, कहीं और जॉइन कर चुके हो, उस बैच को कंटिन्यू रखो, अपने आप को रगड़ो। ठीक है? दिन में 3 क्लास हो रही हैं, ठीक है? होने दो। बिल्कुल कहते हैं इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, होने दो। इस कोचिंग के जंजाल से जल्दी निकलो। जंजाल मतलब ये नेसेसरी है, पर ईविल नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। पर असलियत में स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो सेल्फ स्टडी से होता है। सेल्फ स्टडी से ऊपर कोई स्टडी है ही नहीं। और मैं हमेशा ये बात बोलूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और बिल्कुल मेहनत से पढ़ाता हूँ, पर मैं ये बात मैं झूठ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज़ की खुद कोचिंग नहीं ली। क्योंकि मेरे टाइम पे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है? तो टाइम नहीं था। उसका मुझे नुकसान भी हुआ। मेरा ज्योग्राफ़ी बहुत वीक है, क्योंकि उस टाइप की किताबें हैं ही नहीं कि मैं ज्योग्राफ़ी को इमेजिन, मतलब मुझसे नहीं हो पाया। मैंने बहुत फाइट मारी, मुझसे नहीं हो पाया, ठीक है? एंड ज्योग्राफ़ी का एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मेंस में अटेम्प्ट नहीं किया था। अगर मैं कर लेता, शायद से मेरी टॉप 10 में रैंक, ठीक है? ज्योग्राफ़ी मतलब बहुत वीक। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे निकल के आते हैं जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर नहीं हो पाते। अब शायद से खैर चलो एआई आ गया है, तो मेरे टाइम पे एआई अगर होता तो शायद से मुझे हेल्प हो जाती, पर मुझे पता ही नहीं चलती थी। वो ईस्टर्ली वेस्टर्ली बोलता, इधर मैं एक तो मेरे को
तुम ये बात मानोगे नहीं, मैं जानबूझ था, मुझे यूपीएससी में आके क्लैरिटी मिली कि ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है। वरना मैं सोचता था ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द वेस्ट। हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं यूजुअली। मैंने कहा ईस्ट और वेस्ट, मैं कहा इंडिया इज़ द वेस्ट। मैंने कहा ईस्ट लेफ्ट में होता है, वेस्ट राइट। इसको चेंज करने में इसको चेंज करने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। क्योंकि जब जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो ईस्ट वेस्ट ऐसे माइंड में कंफ्यूज रहता है। पता नहीं मैं ही हूँ या आप में से भी किसी को ऐसा रहता है क्या? कोई है क्या ऐसा? चलो एक आधा कोई चलो ठीक है। राइट। तो ज्योग्राफी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी हवा चल रही, कभी तो उसी कंडीशन में बारिश हो रही है, उसी कंडीशन में बारिश हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो उसमें कोचिंग ज़रूरी थी मेरे लिए यार, है ना? क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। आपके लिए हो सकता है ज्योग्राफी बड़ा आसान हो, पर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जिसमें आपको कि यार इसमें मेरे को कोचिंग मिले। और मेरे टाइम पे ऐसे मॉड्यूलर कोर्सेज़ नहीं होते थे कि खाली ज्योग्राफी पढ़ लो, खाली ये पढ़ लो, ऐसा मतलब हाँ, नहीं खैर उसका नुकसान भी मेरे को हुआ। तो ये कहते हैं मतलब मैं स्टूडेंट्स को मतलब एक ऑनेस्ट तरीके से मतलब चीज़ें बताऊँ। तो ये बड़ा एक सही-सा मतलब प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको कहते हैं ये इतना टाइम मिल रहा है और इस तरीके से आप मतलब तो ये 2 साल की जर्नी है, ठीक है? एंड इस 2 साल की जर्नी के अंदर कहते हैं हम क्या सोच रहे हैं, हम पहले ये सोच रहे हैं कि जो फाउंडेशन है, वो जुलाई से लेकर मई तक हो जाए, ठीक है? तो जुलाई से लेकर मई तक 1 साल के अंदर फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसके अंदर आपके 4 कोर जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जिसके अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री है ये हिस्ट्री में एंड ये पॉलिटी, ठीक है? प्लस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा आते हैं, है ना? एनवायरनमेंट हो गया, एमैक हो गया, सीज़ैट हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट आपका 1 साल के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है? उस 1 साल के बाद कहते हैं अगर आप कहीं पे भी चाहे सारथी में एमएमपी प्लस जॉइन करते हो या कहीं पे भी कुछ और जॉइन करते हो, तो एमएपी प्लस के अंदर आपका जीएस 1, 2, 3, 4 ठीक है? और एसए ये आपका जुलाई 2027 से लेकर दिसंबर मतलब 6 महीना आपका ये चीज़ चलेगी, ठीक है? जिसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग और मतलब मेंस रेडी मोड में आप आ जा रहे हो। फिर आपका प्रीलिम्स का रिफ्रेश होगा जनवरी से लेकर अप्रैल जो आपके 4 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें आपके लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग हो गई, डेली करंट अफेयर्स हो गया, फुल मॉक्स हो गए, ठीक है? एंड लास्ट में जब आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है तो फिर मेंस के लिए आपका एक करंट अफेयर्स का अपडेट, ठीक है? तो ये चीज़ है खैर, ये प्रोग्राम है इस तरीके से बना हुआ है। आगे अगर हम देखते हैं स्टूडेंट जो भी साथी ज्वाइन करते हैं, है ना? उन या फिर कहीं और पे भी हैं, उनको एक टेंशन रहती है कि सर रिवाइज़ कैसे करें? है ना? क्योंकि हर रोज़ क्लासेस हो रही हैं। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था कोचिंग के जंजाल से बात बात स्टार्ट हुई थी, अब मुझे याद आ गया। तो कोचिंग के जंजाल से निकलो क्योंकि सेल्फ स्टडी रियल स्टडी है, पर ये क्लासेस करनी भी है। अगर तुमको क्लासेस चाहे दिन में 3 क्लास हो रही हैं, है ना? अगर तुमको क्लासेस समझ में आ रही हैं और कोडिफिकेशन हो रही है, मैं सच बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना इस एग्ज़ाम में, वो है लिखो, 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 लिखो। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑर्गनाइज़्ड वे में लिखो। कुछ बच्चे आपके अंदर से ऐसे होंगे, खूब मेहनत करेंगे, पर दिक्कत पता है कहाँ पे आएगी? ऑर्गनाइज़ तरीके से नहीं लिखा हुआ। जब ऑर्गनाइज़ तरीके से नहीं लिखा होगा, इतने सारे मेरे नोट्स रखे हैं पॉलिटी के, पर माइंड में कभी पिक्चर नहीं बन पाएगी कि पूरा पॉलिटी, पूरा स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली, है ना? एनवायरनमेंट का सब कुछ लिखा हुआ है इतना, पर एकदम से एक पेज पे करंट अफेयर्स आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया। एक जो स्ट्रक्चर होता है ना कि अच्छा दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, वो माइंड में क्लियर नहीं हो पाता। मेरा पूरा 2 साल तक, 3 साल तक, 2.5 साल तक मेरा वो क्लियर नहीं होता स्ट्रक्चर माइंड में। यार ये चल क्या रहा है? राइट? वो नहीं हो पाता। वो थर्ड अटेम्प्ट में जाके वो प्रॉपर्ली मतलब जो ऐसा हुआ था, वो प्रॉपर्ली उस वाले में हुआ था। ठीक है ना? सेकंड अटेम्प्ट मैंने इंटरव्यू फेस किया था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्वालीफाई किया। बट मैं सच बता रहा हूँ अगर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता ना, मैं कहता यार तुक्का लग गया। क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है ना किसी भी सब्जेक्ट का वो उस ये आप कब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। वो स्टूडेंट तब कह सकता है जब उसके माइंड में वो मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे देख सके, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना आजकल एआई-वेआई से वो पहले से भी दिखाते हैं ना, ऐसे वो मूव वूव कर देता, पूरा बोर्ड-वोर्ड रहता, पूरा प्लान-व्लान ना ऐसा आपको पूरा सब्जेक्ट जब दिखने लगे ना, एक ऑर्गनाइज़ तरीके से, तब आपको वो पकड़ महसूस होती है, तब आप पहली बार कह सकते हो अपने साथ सच्चाई से दैट ओके आई विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो स्ट्रक्चर बनना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपके नोट्स ही स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। ठीक है ना? तो वो ज़रूरी है। तो आप कोचिंग जा रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन हो रही है, क्लास के नोट्स बन रहे हैं, है ना? क्योंकि क्लासेस स्ट्रक्चर्ड है, तो आप रनिंग नोट्स भी बना रहे हो, तो वो भी स्ट्रक्चर्ड ही बन रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इतनी बड़ी एक चीज़ होगी जो स्ट्रक्चर्ड है, जिसके अंदर क्या कहते हैं 90% चीज़ें आपको समझ में आ रखी हैं, अंडरस्टूड 90% ऑफ द थिंग्स, राइट? एंड नोट्स आर प्रेजेंट। Then when you begin, self study, ठीक है, whatever revisions which were pending, which you now do, ठीक है, pending revisions,
right? Either with coaching or outside of it. But you will have this mental clarity that, okay, this is my subject. In an organized manner, this is my subject. I have to reduce content of this much into this much. And वो reduce content भी organize ही होगा, because this is organized, right? तो ये कहते हैं, अगर आपको शुरुआत, जिन बच्चों ने 2027 का बैच ज्वाइन किया है कहीं पे भी, चाहे सारथी में या कहीं पे भी, कंटिन्यू दैट बैच, राइट? In fact, it is a blessing in disguise. Appear for 2028, but prepare. Someone is forcing you to prepare for 2027, leading to maximum efficiency in utilization of time. Right? Because these classes you had to see कभी ना कभी तो, right? तो force करो अपने आप को, है ना? Backlog किसी की तरह से manage करो, है ना? कि दो क्लासेस हो रही है रोज, and then you operate like that. राइट, तो फिर उसके बाद आपके पास पूरा 1 साल रहेगा प्रिपेयर करने के लिए. तो अगर किसी स्टूडेंट 2027 बैच ज्वाइन किया है, प्रिपेयर फॉर इट, उसको छोड़ो मत. इनफैक्ट वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. अगर तुम मेरे छोटे भाई होते, मैं तुमको पता है क्या बोलता? मैंने कहा 2027 वाला ज्वाइन कर, है ना? और जैसे तो कहता ना, भैया मैंने फॉर्म भर दिया 2027 का, है ना, तेरा पासवर्ड यूजर नेम चेंज करके तेरे को कभी लॉग इन नहीं करने देते, है ना, ताकि तू 2028 का दे. ये मतलब मेरा दी बेस्ट एडवाइस जो मेरी साइड से होती है, वो तुम्हारे लिए ये होती है ना. बट ठीक है, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं. कुछ स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज भी होता है ना. तो भाई कैसे कर सकते हैं सर फिर दो क्लासेस? तो ठीक है, 2028 ज्वाइन किया है उस केस में. अब यहाँ पे देखो, जुलाई से लेकर मई तक है, 1 साल का टाइम पीरियड है. मल्टीपल बैचेस है. मैंने जानबूझ के ऐसे कोडिफाई किया है क्योंकि हो सकता है कोई 13th ऑफ जुलाई का बैच ज्वाइन कर रहा हो सारथी में, या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ और ज्वाइन कर रहा हो, और मे बी यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द बैच ऑफ सारथी अर्लियर. तो इसलिए ये C1, C2, C3, C4 मतलब कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी. हिस्ट्री का मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है. हो सकता है आपने जो बैच ज्वाइन किया है उसमें यहाँ पे हिस्ट्री चल रहा है. हो सकता है जो आप बैच ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, उसके अंदर क्या कहता है आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा हो. ठीक है, तो खैर ये एक सैंपल है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरीके से होने वाला है. जो भी टाइम पीरियड दे रखा है, जब आपका सब्जेक्ट नंबर 1, कोर सब्जेक्ट नंबर 1 चल रहा है, ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं पता है ना. तो आप क्लास ओवर होने के बाद क्या करोगे? आपके पास कुछ और ऑप्शन हो सकता है, पर मेजर ऑप्शन ये है कि यार जो क्लास चल रही है, सब्जेक्ट नंबर 1 चल रहा है, उसको मैं रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि यू हैव नो पेंडिंग सब्जेक्ट्स टू रिवाइज. दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग, राइट? व्हेन योर कोर सब्जेक्ट नंबर 2 स्टार्ट्स, मे बी इट इज इकोनॉमी हियर, इन योर केस मे बी इट इज पॉलिटी और हिस्ट्री और व्हाटएवर. ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम क्या करो? अभी जस्ट तुमने C1 कोर सब्जेक्ट नंबर 1 कंप्लीट किया है, सब कुछ फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है. डेली क्लासेस होंगी, C2 रिवाइज करो. फर्स्ट टाइम है, प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हो, चीजें स्लो है, ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर 2 को रिवाइज करो. ठीक, जब सब्जेक्ट नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर 3 है वो तो करोगे. एंड अब सब्जेक्ट नंबर 1 में 1-1.5 महीने का गैप हो गया है, वो धुंधला होने लगा है. तो यू स्टार्ट रिवाइजिंग पैरेलली सब्जेक्ट नंबर 1. ठीक, फिर जब नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट नंबर 4, और इसको मैंने P1 बोला है. P1 मतलब प्रीलिम्स 1, है ना, एक मिसलिनियस सब्जेक्ट. तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी टेंशन में है. अब आप C4 तो रिवाइज करोगे ही, एंड आपको P1 भी रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी क्लासेस साथ चल रही हैं, है ना. तो मतलब दिन में तो एक ही क्लास हो रही है, तो ठीक है, यू विल बी एबल टू रिवाइज जैसे कोई भी करता है. एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट नंबर 2 रिवाइज कर रहे हो. क्यों रिवाइज कर रहे हो सब्जेक्ट नंबर 2? क्योंकि अब C2 जो है धुंधला हो गया है, C1 फ्रेश है, C3 फ्रेश है, C2 धुंधला हो गया है, तो C2 को रिवाइज करो. ठीक है, सेकेंड रीडिंग चल रही है. फिर यहाँ पे एनवायरमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, प्रीलिम्स 2. तो प्रीलिम्स 2 के समय पे क्या है? आप प्रीलिम्स 2 तो रिवाइज करोगे ही हर रोज, क्योंकि उसकी क्लास हर रोज हो रही है, सर कुछ नोट्स दे रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो आप करोगे ही उसको. एंड साथ में अब क्या धुंधला हो चुका है? C3. देखो यहाँ पे C3 नहीं है, यहाँ पे C3 था. ठीक है, तो यहाँ पे C3 रिवाइज करो. ठीक, उसके बाद यहाँ पे AMAC चल रहा है, तो AMAC साथ में रिवाइज करोगे, P3. एंड क्या धुंधला हो चुका है? C4, है ना, ये 1.5 महीने पहले हुआ था, तो यहाँ पे C4 आ गया. ठीक, एंड लास्ट में जब अप्रैल से मई 2027 में आप हो और CSAT की प्रैक्टिस चल रही है, तो CSAT तो आप करोगे ही. ठीक है, साथ में कहते हैं P1 करोगे, क्योंकि P1 को देखो 2 गैप हो गया. ठीक है, तो P1 को रिफ्रेश करना आपने. एंड आप P2 करोगे, क्योंकि P2 को 1 गैप हो चुका है. ठीक है, ये आपने करना है, काफी हेक्टिक रहेगा. एंड यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या देखा है कि जो आपका P3 है,
इन वैसे केस में जो आपका P3 हो AMAC है, हो सकता है एनवायरमेंट होता, हो सकता है SNT होता, हो सकता है CZET होता, वैसे CZET यहीं पे होगा। तो जो आपको P3 है उसको बस एक ही बार रिवाइज कर पाए हो। P3 हैज गॉट ओनली वन पास। आपने रिवीजन P3 की सिर्फ जो है यहां पे करिए और कहीं नहीं करिए। अदरवाइज आप हर सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज कर चुके हो? हर सब्जेक्ट को आप देखो, जैसे C1 को देखते हो तो एक, C1 को एक, दो, ठीक है ना, दो बार रिवाइज किया है। C2 को भी एक, दो, दो बार रिवाइज। आपके हर सब्जेक्ट जो है दो बार रिवाइज हो चुके हैं। एक बार क्लास के साथ साथ जब क्लासेस चल रही थी, एंड एक जब कोई दूसरा सब्जेक्ट चल रहा था तब आपका वो सब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, आपके दो पासेस मतलब हो चुके हैं। ठीक है, अब इन दो पासेस में हो सकता है सर एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं क्लासेस के साथ पूरा रिवाइज नहीं कर पाया था। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा। इट विल वैरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना, कि सर पॉलिटी कहाँ हो पाया सर मतलब ऐसा इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर, तो सर बस क्लासेस हुई हैं और सर 50% ही मैं रिवाइज कर पाया था क्लासेस के बाद। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, बट ओवरऑल हमने दो बार उस सब्जेक्ट को जो है कवर करने की कोशिश करिए, तो कम से कम एक बार तो हो ही जाएगा। 50% पहले टाइम पे हो गया, 50% दूसरे टाइम पे हो गया, मतलब जिसे कहते हैं एक आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट, ऐसा। ठीक है।